हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो करी हैं। चारों वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो प्ले कर देते हैं तो प्ले करने के बाद पूरा देखा करें, क्योंकि आप प्ले कर देते हैं तो उसके व्यूज़ तो काउंट हो जाते हैं लेकिन मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित करने वाला शासक कौन था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स अज्यूम्ड द टाइटल सिकंदर ए सानी? ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है खिलजी वंश से, खिलजी डायनेस्टी से, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके टाइम में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे और 6 के 6 मंगोल आक्रमण इन्होंने विफल कर दिए थे। ठीक है, अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर का संबंध है मुगल वंश से, मुगल डायनेस्टी से है, और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म। और इनके टाइम की एक मुख्य विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा ये क्या थी? अधिकारियों व सेनापतियों की रैंक जो होती थी, रैंक डिसाइड की जाती थी। रैंक कि किसको किस रैंक पे रखना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध है गुलाम वंश से, स्लेव डायनेस्टी से। ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे गुलाम वंश से ही सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है। इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लाखों का दान दिया करते थे, तो लाख बख्श की उपाधि दी गई है इनको। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? जूना खान है। इनका वास्तविक नाम है जूना खान। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है तुगलक वंश से, तुगलक डायनेस्टी से। इनके टाइम में एक प्रमुख विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? द सुप्रीम कोर्ट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन कलकत्ता थ्रू विच एक्ट? ऑप्शन दिए गए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, या फिर चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके जज कौन थे? सर इलिजाह इम्पे थे। ठीक है, ये मुख्य जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ 3 सहायक न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिवेंस्टर और हाइट। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ दीज माउंटेन पीक्स इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? ऑप्शन दिए गए हैं, दोदा बेट्टा, अनाईमुड़ी, कालसुबाई या फिर कुद्रेमुख। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। इनकी बात कर लें, दोदा बेट्टा चोटी की बात करते हैं तो दोदा बेट्टा साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इनकी बात कर लें कालसुबाई और कुद्रेमुख की, तो ये है सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री बोला जाता है। तो एक है उत्तरी सह्याद्री में और एक है दक्षिणी सह्याद्री में। सह्याद्री को 16 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन, उत्तरी अक्षांश रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी में। तो कालसुबाई अपने उत्तरी सह्याद्री में पड़ता है और दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख चोटी। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ हिमालय हैज बीन प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? ऑप्शन दिए गए हैं, जॉर्ज लेमेंतर, सत्येंद्र नाथ बोस, अलेन गुथ या फिर हैरियंस। तो दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी वो हैरी हेंस के द्वारा दी गई थी, ठीक है, हैरी हेंस के द्वारा। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर लें तो ये क्या थी, तो हैरी हेंस की थ्योरी के अनुसार ऐसा मानते थे हैरी हेंस कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो 7 प्लेटों पर स्थित है और 7 प्लेटें गतिशील अवस्था में है, ठीक है, गतिशील अवस्था में। तो जब हमारी इंडो अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर गति कर रही थी, ठीक है, और बीच में थी टेथिस भूषण नदी, टेथिस सी था, ठीक है, उसमें अवसाद पड़ने से, ठीक है, उसमें अवसाद पड़े, उसमें जो सेडिमेंट्स थे उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसके फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो अलेन गुथ ने कौन सी थ्योरी दी थी, इनफ्लेक्शनरी थ्योरी दी गई थी अलेन गुथ के द्वारा। सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा बोसन थ्योरी दी गई थी और जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दी गई थी बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनार पद्धति में हम किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वेव वी यूज इन सोनार मेथड? ऑप्शन दिए गए हैं, पराश्रव्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग किया जाता है सोनार पद्धति में। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और ये उपयोग किसके लिए होती है, तो जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में, ठीक है। सोनार पद्धति का उपयोग किया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑप्शन दिए गए हैं, फंक, ल्यूवेनहॉक, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विलियम हार्वे ने की थी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की खोज। और कब की थी, तो 1628 में, 1628 में इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और हमारे परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 भाग होते हैं। एक तो हार्ट होता है हमारा, ठीक है, हार्ट के अलावा धमनी जिसे आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है, वेन्स सिरा जिसको बोला जाता है, और ब्लड रक्त, ये होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के भाग, ठीक है। फंक ने क्या किया था, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने 1900 में, ठीक है, और इसीलिए इनको 1930 में दिया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस नहीं है? विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस भाग नहीं लेते अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस प्रभाव का सदस्य वो गैस नहीं है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव में हाइड्रोजन गैस उपयोग में नहीं होती है। बाकी सभी गैसें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और इसके अलावा जल वाष्प का उपयोग भी होता है, किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? विच ऑफ दीज अवार्ड्स इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज, मान बुकर पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार या फिर कलिंग प्राइज, कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मान बुकर प्राइज, मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है। इनकी बात कर लें तो अर्जुन अवार्ड अपना दिया जाता है स्पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन करने पर अर्जुन अवार्ड मिलता है। कलिंग पुरस्कार तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रेमी पुरस्कार तो ये म्यूजिक में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है? विच ऑफ दीज स्टेडियम्स इज रिलेटेड टू फुटबॉल? ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रुकलैंड, वॉनखेड़े, विम्बल्डन या फिर फॉरेस्ट हिल। तो दोस्तों जो इनमें से
फुटबॉल से संबंधित स्टेडियम है वो क्या है, ब्रुकलैंड। ब्रुकलैंड स्टेडियम है फुटबॉल से संबंधित। ये कहाँ स्थित है, तो ये इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है, इंग्लैंड में स्थित है। वानखेड़े की बात कर लें तो वानखेड़े का संबंध किससे, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है और ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। विंबलडन की बात कर लें तो विंबलडन में लॉन टेनिस खेल खेला जाता है और ये कहाँ है, तो लंदन में है, लंदन में है। फॉरेस्ट हिल की बात कर लें, ये कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में है और कौन से खेल के लिए फेमस है, तो टेनिस खेल खेला जाता है यहाँ, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु कॉपर तथा जिंक से बनती है। विच ऑफ दीज अलॉयज इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। ऑप्शन दिए गए हैं, कांसा, ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर या फिर ब्रास, पीतल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रास, पीतल। पीतल है जिंक और कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर, जिंक और कॉपर का अलॉय है, जिसमें कॉपर रहता है अपना 70%, ठीक है, 70% कॉपर रहता है और बाकी का 30% रहता है जिंक, ठीक है। कांसे की बात कर लें तो कांसे में, कांसा किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और टिन की, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा, ब्रॉन्ज, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं तो मैग्नीशियम है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब जर्मन सिल्वर की बात कर लेते हैं तो जर्मन सिल्वर 3 धातुओं के द्वारा बनती है, कॉपर, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल के द्वारा, कॉपर, जिंक और निकल से बनती है हमारी जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।